ऑल राइट, तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू का एलिमिनेशन चैम्बर का पेपर व्यू खत्म हो गया, जिसका हम सबको काफी बेसब्री से इंतजार था। और भाई लिटरली डब्ल्यूडब्ल्यू ने इसको बहुत ही ज्यादा बिगर लेवल पे करवाया। पूरी रेसलमेनिया वाली वाइब आ रही थी इस बार के एलिमिनेशन चैम्बर से। तो मैं आपको जल्दी से पूरा शो डिटेल में बता देता हूँ। बस आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले का जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच के साथ। सारी वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर आती है, एक एक करके सारी अपनी केज के अंदर चली जाती है। और मैच की जो स्टार्टिंग है वो बेकी लिंच और नियोमी के साथ होती है। जब तक इनके बीच सिंगल्स मैच चला था, लिटरली इस मैच से बहुत ज्यादा बोर फील आ रही थी। बट जैसे ही नंबर 3 पे फिर टिफनी की एंट्री होती है, इस मैच में एक अलग सी जान आ जाती है। टिफनी के आने से बहुत ही मजा आ रहा था इस मैच को देखने में। टिफनी एक अलग सी एनर्जी ले आई थी इस मैच में। बहुत क्विक टिफनी रेसल कर रही थी। एक मूव लगाया था टिफनी ने, जहां पे एक कोने में बेकी लिंच थी और एक कोने में नियोमी होती है। बैक फ्लिप लगा के उन्होंने नियोमी के ऊपर स्प्लैश लगाया, फिर बैक फ्लिप लगा के उन्होंने बेकी लिंच के ऊपर स्प्लैश लगाया। बहुत ही कमाल का मूव था वो। टिफनी को क्राउड की तरफ से भी काफी अच्छा रिएक्शन मिला था। टिफनी टिफनी के चैंट्स लग रहे थे वहां। फिर नंबर 4 पे लिव मॉर्गन आती है, और भाई लिव मॉर्गन ने भी आके इस मैच में बहुत अलग सी जान डाली। लिव मॉर्गन आके काफी कमाल का रेसल करती है। टिफनी को तो भाई उन्होंने चैम्बर में क्या बजाया, मतलब एलिमिनेशन चैम्बर में नहीं, चैम्बर्स में उन्होंने दे के मारा टिफनी को। पहले एक चैम्बर में, फिर दूसरे चैम्बर में, फिर तीसरे चैम्बर में, फिर चौथे चैम्बर में। बहुत ही कमाल का लग रहा था वो देखने में। इसके बाद नंबर 5 पर रकेल रोड्रिगस की एंट्री होती है। रकेल ने आके अपने पावर वाले जो मूव्स है वो लगाना स्टार्ट कर दिया। पहले उन्होंने लिव मॉर्गन को बजाया, उसके बाद टिफनी को बजाया, बेकी लिंच को बजाया, नियोमी को बजाया। इस मैच में एक मूवमेंट आता है जब 3 सुपरस्टार मिलकर रकेल रोड्रिगस को पीटती है और तीनों मिलकर रकेल रोड्रिगस को पिन करती है। बट रकेल रोड्रिगस तीनों के नीचे से किक आउट कर देते हैं। भाई शॉकिंग मूवमेंट था वो इस मैच का। टिफनी ने चैम्बर के ऊपर चढ़ के सारी सुपरस्टार के ऊपर एक मूव लगाया था, वो भी बहुत कमाल का था। क्राउड का उस पर भी काफी अच्छा रिएक्शन था। टिफनी के लिए इस मैच में बहुत सही चल रहा था, बहुत कमाल का वो रेसल कर रही थी। बट लिव मॉर्गन आके टिफनी को अपना फिनिशर लगा के एलिमिनेट कर देते। और भाई क्राउड का इस पे इतना गंदा रिएक्शन था, क्राउड बिल्कुल शांत हो गया था। टिफनी के जाने के बाद क्राउड बिल्कुल ऐसा हो गया था कि उनका इस मैच में कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा। टिफनी के लिए ही वो ये मैच देख रहे थे। जैसे ही टिफनी एलिमिनेट हुई, भाई क्राउड की तरफ से बू वाले रिएक्शन आना शुरू हो गए थे। बट क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन वाला मैच था तो एलिमिनेशन होनी थी। सबसे पहले इस मैच में टिफनी एलिमिनेट हो जाती है। लिव मॉर्गन ने चैम्बर के ऊपर से रकेल रोड्रिगस के ऊपर एक मूव लगाया, अपने दोनों पैर लेके वो रकेल रोड्रिगस के पेट पे कूदी थी। भाई क्या कमाल का मूव था वो। पता नहीं रकेल रोड्रिगस ने इसको सेल भी कैसे किया। और उसके बाद बियांका बेलर एलिमिनेट भी कर देती है रकेल रोड्रिगस को। और इसके बाद फिर नियोमी की भी एलिमिनेशन हो जाती है। नियोमी के एलिमिनेट होने के बाद सिर्फ 3 वुमेन इस मैच में बचती हैं, लिव मॉर्गन, बियांका बेलर एंड बेकी लिंच। इन 3 में से कोई एक विनर होने वाला था। एंड इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली बियांका बेलर थी, तो लिव मॉर्गन और बेकी लिंच को टीम बनानी पड़ी। उन्होंने बियांका बेलर को टेक डाउन करने की कोशिश करी, बट बियांका बेलर ने उल्टा अपर हैंड ले लिया इस मैच में। बेकी लिंच को एलिमिनेट करने वाली होती है बियांका बेलर, बट पीछे से लिव मॉर्गन रोल अप करके इस मैच में से बियांका बेलर को ही एलिमिनेट कर देती है। बियांका बेलर का बहुत शॉकिंग रिएक्शन था इस पर। जैसे बियांका बेलर को एलिमिनेट करके लिव मॉर्गन पीछे मुड़ती है, मैन हैंडल स्लैम पड़ता है बेकी लिंच की तरफ से, और 1 2 3 इस मैच में जो विक्ट्री है वो बेकी लिंच ले जाती है। और बेकी लिंच ने वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीत लिया, मतलब कि वो रेसलमेनिया 40 के अंदर रिया रिप्ली या नाया जैक्स में से आज जो भी जीतेगा उसको फेस करने वाली है। बहुत ही कमाल और बहुत ही अमेजिंग तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू ने वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर मैच बुक किया। बहुत मजा आया इसको देखने में, बहुत कमाल का मैच था। बेकी लिंच इस मैच को जीत चुकी है और अब बेकी लिंच जाने वाले हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर। इसके बाद गए शो पे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए पिट डून एंड टायलर बेट वर्सेस जजमेंट डे के बीच मैच होता है। और मैं सच बता रहा हूं, मैंने अभी तक जितने भी जजमेंट डे के मैच देखे हैं टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, उसमें मेरे ख्याल से आज सबसे क्लोज गए हैं जजमेंट डे अपने चैंपियनशिप हारने के। मैच की स्टार्टिंग होती है और मैच की स्टार्टिंग से ही इस मैच में जो कंट्रोल है वो पिट डून और टायलर बेट लेते हैं। बहुत ब्रूटल वो रेसल कर रहे थे। मैच की स्टार्टिंग से पूरा कंट्रोल ले रखा था उन्होंने। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इस मैच में जजमेंट डे है। हालांकि वो मैच जीत गए, बट भाई पूरा जो इस मैच में कंट्रोल था वो पिट डून और टायलर बेट का ही था। मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे को इस मैच से एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम थी, क्योंकि अभी पिट डून और टायलर बेट का टैग टीम बना और डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसे उनको जजमेंट डे के सामने डाल दिया इतने बड़े शो पे। तो मेरे को लगा था कि यार इससे अच्छा तो डीआईवाई को डाल देते तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि वो पुरानी टैग टीम है तो वो ज्यादा बेटर मैच रेसल करती। बट यार पिट डून और टायलर बेट ने बिल्कुल ही रॉन्ग प्रूव कर दिया। उन्होंने इतना कमाल का मैच रेसल किया है। बहुत सारे इस मैच में हमको क्लोज किक आउट देखने को मिले, बिल्कुल ऐसे कि जहां लग रहा था कि अब तो भाई टैग टीम चैंपियनशिप गई। पिट डून ने इस मैच में एक मूव दिखाई थी, जब उसने फिन बैलर के हाथ की सारी उंगली रख के उस पर दोनों पैर लेके कूद गया था। भाई बहुत ही ज्यादा ब्रूटल लग रहा था वो देखने में। इसके बाद फिन बैलर के ऊपर ही पिट डून और टायलर बेट ने अपना डबल फिनिशर भी लगाया, जिसपे डेमियन प्रीस्ट ने किक आउट करवा दिया था। डेमियन प्रीस्ट को भी एक डबल फिनिशर पड़ता है पिट डून और टायलर बेट की तरफ से, बट डेमियन प्रीस्ट ने इस पे बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके किक आउट किया। और फिर एक बहुत ही अमेजिंग मैच डिलीवर करने के बाद इस मैच के लास्ट में पिट डून और टायलर बेट को एक डबल साउथ ऑफ हेवेंस पड़ता है डेमियन प्रीस्ट की साइड से। और फिर लास्ट में फिन बैलर अपना फिनिशर लगा के इस मैच में जो विक्ट्री है वो जजमेंट डे को दिलाते थे। मतलब डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर ने अपनी चैंपियनशिप जो है वो रिटेन कर लिया सक्सेसफुली। बट भाई बहुत ही कमाल का मैच था। इसके बाद गाइस शो पे आता है द ग्रेसन वॉलर इफेक्ट, शायद जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग एक्साइटेड थे। सब देखना चाहते थे कि दारो और रोमन रेंस आएंगे या नहीं आएंगे। सबसे पहले शो को स्टार्ट करते हैं ऑस्टिन थ्योरी। ऑस्टिन थ्योरी आके थोड़ी सी बकवास करते हैं। इसके बाद वो इंट्रोड्यूस करते हैं ग्रेसन वॉलर को। ग्रेसन वॉलर बहुत सारा सेलिब्रेट करते हुए आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी होम कंट्री थी तो उनका सेलिब्रेट करना बनता भी था। ग्रेसन वॉलर को रिएक्शन भी काफी अच्छा खासा मिल रहा था। ग्रेसन वॉलर ने आके जूते में ड्रिंक पीने वाला वो अपना ट्रेडिशन भी किया, जो कि ऑस्ट्रेलियन करते ही हैं। इसके बाद ग्रेसन वॉलर रिंग में आता है। वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रिकन रोलिंस को। सेथ रोलिंस निकल के आते हैं, लोग उनका काफी अच्छी तरह से थीम सॉन्ग गा रहे थे। सेथ रोलिंस को चैंट्स भी काफी अच्छे मिले थे, रिएक्शन काफी अच्छा मिल रहा था। बहुत देर तक लोग सेथ रोलिंस का गाना गाते रहे, थीम सॉन्ग बंद होने के बाद भी लोग गा रहे थे सेथ रोलिंस का गाना। इसके बाद ग्रेसन वॉलर कोडी रोड को इंट्रोड्यूस करते हैं। कोडी रोड का थीम सॉन्ग प्ले होता है, कोडी रोड निकल के आते हैं। काफी लोगों की तरफ से उनको अच्छा रिएक्शन मिला था। रॉकी सक्स के भी चैंट लगना स्टार्ट
स्टार्ट हो गए थे जैसे कोडी रोड आए थे। और फिर कोडी रोड के आने के बाद ग्रेसन वॉलर इफेक्ट का मेन शो शुरू होता है। सबसे पहले ग्रेसन वॉलर कोडी रोड से पूछते हैं कि भाई रेसलमेनिया 40 के लिए रोमन रेंस वर्सेस रॉक का मैच बिल्कुल सेट हो गया था, तुमने इस मैच को कैंसिल क्यों करवा दिया, तुमने रोमन रेंस को क्यों चैलेंज कर दिया। जिस पे कोडी रोड बताते हैं कि देख भाई मैं रॉयल रंबल जीता हूं तो ये मेरा हक बनता है कि मैं किसी भी चैंपियन को चूज कर सकता हूं, तो मैंने रोमन रेंस को कर लिया। इसके बाद ग्रेसन वॉलर सेथ रॉलिंस से पूछते हैं कि आज मेंस एलिमिनेशन चैंबर मैच होने वाला है और जो भी आज वो चैंबर मैच जीतेगा वो जाके रेसलमेनिया 40 के अंदर तुम्हें चैलेंज करने वाला है। पर सेथ रॉलिंस तू कैसे चाहता है कि वो मेंस एलिमिनेशन चैंबर मैच जीत के रेसलमेनिया 40 के अंदर तुझे चैलेंज करे, तू किसको जीतता हुआ देखना चाहता है मेंस एलिमिनेशन चैंबर मैच जीतता हुआ। जिस पे सेथ रॉलिंस बताते हैं कि यार मुझे ये तो नहीं पता कि मेंस एलिमिनेशन चैंबर मैच जीतेगा या रेसलमेनिया 40 के अंदर कौन मुझे चैलेंज करेगा, बट मेरे पास सबके लिए गुड न्यूज है और वो ये है कि मैं बहुत जल्दी क्लियर होने वाला हूं अपने इन रिंग एक्शन के लिए। तो मतलब बहुत ही जल्दी हमको सेथ रॉलिंस फिर से मैच रेसल करते हुए देखने को मिलने वाले हैं WWE में। और साथ साथ सेथ रॉलिंस ये भी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि एलिमिनेशन चैंबर मैच कौन जीतने वाला, बट रेसलमेनिया 40 के अंदर जो भी मेरे को फेस करने वाला है वो तो वहां हारने वाला है, क्योंकि एक ही विनर वहां से निकलने वाला जो कि है सेथ फ्रिकन रॉलिंस। इसके बाद फिर कोडी रोड भी जोश में आ जाता है। कोडी रोड बोलते हैं कि मेरे पास भी एक अनाउंसमेंट है, मैं भी कर देता हूं। वो बोलते हैं कि रॉक ने मुझे चाटा मारा था, ये बात मैं भूला नहीं हूं, और रेसलमेनिया 40 के अंदर तो मैं रोमन रेंस को चैलेंज करने वाला ही हूं, बट रेसलमेनिया 40 तक मैं फ्री हूं तो मैं चैलेंज करता हूं रॉक को एक सिंगल्स मैच के लिए, कभी भी कहीं भी। मतलब कोडी रोड ने सीधा सीधा रॉक को चैलेंज ही कर दिया एक सिंगल्स मैच के लिए। फिर इसके बाद सेथ रॉलिंस कोडी रोड के पीछे से आते हैं और वो बोलते हैं कि यार मैं देख अप्रिशिएट करता हूं कि तो रॉक को सिंगल्स मैच के लिए चैलेंज करता है, बट तुझे पता है कि जब ब्लड लाइन की बात आती है तो वहां पे सिंगल्स मैच जैसा कुछ भी नहीं है, तो जब भी तू रॉक को फेस करेगा तो अकेला फेस नहीं करेगा, तेरे साथ साथ मैं भी लड़ूंगा। मतलब यहाँ कोडी रोड तो अकेले चैलेंज कर रहे हैं रॉक को, और सेथ रॉलिंस ने टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया रॉक और रोमन रेंस को। पता नहीं रॉक और रोमन रेंस का इस पर क्या रिएक्शन होगा, ये तुमको आने वाले स्मैकडाउन पे पता चली जाएगा। बट फिलहाल ऑस्टिन थ्योरी इस चीज को सुन के काफी भड़क जाते हैं। वो कोडी रोड के पास जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुझे रॉक के साथ मैच चाहिए, तू रॉक के साथ मैच रेसल करेगा। कोडी रोड कुछ बोलते इससे पहले ऑस्टिन थ्योरी बोल देते हैं इट डजंट मैटर व्हाट यू थिंक, और ये सुन के सेथ रॉलिंस मजे लेने लगते हैं, वो और चढ़ाने लगते हैं ऑस्टिन थ्योरी को, बोलते हैं कि भाई और कर रॉक की तरह और कर। वो उसकी शर्ट वर्ट भी उतरवा देते हैं। और जैसे फिर ऑस्टिन थ्योरी लास्ट में इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग बोलने वाले होते हैं, सेथ रॉलिंस पकड़ के ग्रेसन वॉलर के इफेक्ट के पोस्टर में देके मारते हैं ऑस्टिन थ्योरी को। इसके बाद कोडी कटर भी लगता है कोडी रोड की तरफ से, और स्टॉम्प भी लगता है सेथ रॉलिंस की तरफ से। सेथ रॉलिंस को स्टॉम्प लगाते हैं देख भाई काफी अच्छा लगा, जब से इंजरी हुई है तो मैच तो छोड़ो उनको कुछ भी करते हुए नहीं देखा था, पर आज स्टॉम्प लगाते हुए देख के तो भाई बहुत सही लगा था। तो मतलब सेथ रॉलिंस और कोडी रोड ने चीज यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर दी कि वो ब्लड लाइन के पीछे आ रहे हैं, और भाई रॉक और रोमन रेंस को तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। अब वैसे तो ये स्टोरी रेसलमेनिया 40 तक जाने वाली है, बट आने वाले स्मैकडाउन पे हमको रॉक और रोमन रेंस दोनों देखने को मिलने वाले, तो चीज हमको जो है और ज्यादा वहां क्लियर देखने को मिल जाएंगी। बट आज का ग्रेसन वॉलर इफेक्ट काफी कमाल का था। हालांकि रॉक और रोमन रेंस नहीं आया, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि आ सकते हैं, बट नहीं आया, अब क्या कर सकते हैं, पर फिर भी ये ग्रेसन वॉलर इफेक्ट काफी कमाल का था। इसके बाद गाइस मेंस एलिमिनेशन चैंबर मैच आता है। मैच की स्टार्टिंग करते हैं एले नाइट और ड्रू मैकिंटायर। भाई एले नाइट ने क्या डोमिनेट किया स्टार्टिंग से इस मैच में। ड्रू मैकिंटायर को एले नाइट के साथ बिल्कुल ऐसा दिखा दिया कि भाई एले नाइट ही भारी पड़ रहा है बस ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, जबकि ड्रू मैकिंटायर की फिजिक ज्यादा कैड़ी है एले नाइट से। एले नाइट ने चैम्बर में दे के मारा ड्रू मैकिंटायर को, और केविन ओवेंस ने अंदर से वो जो पंचेस मारे थे भाई वो बहुत सीन कमाल का था। मतलब लग रहे थे या नहीं लग रहे थे वो तो पता नहीं, बट केविन ओवेंस अंदर से मार रहे हैं और एले नाइट ड्रू मैकिंटायर को बाहर से पटक रहे हैं चैम्बर के ऊपर, तो भाई बहुत कमाल का मूवमेंट था। इसके बाद फिर केविन ओवेंस की एंट्री होती है। केविन ओवेंस भी आके थोड़ा बहुत डोमिनेट करते हैं, मैच अच्छा खासा चल रहा होता है, पर केविन ओवेंस जो रियल में वेट कर रहे थे वो कर रहे थे लोगन पॉल का। लोगन पॉल की तो एंट्री खैर बहुत ही बाद में हुई थी। इसके बाद इस मैच में बॉबी लैशली की एंट्री होती है, और भाई जो रियल डोमिनेशन इस मैच में आया है बॉबी लैशली आने के बाद वो तो एक्सट्रीम लेवल था बिल्कुल। बॉबी लैशली ने आके केविन ओवेंस, एले नाइट और ड्रू मैकिंटायर को इतनी बुरी तरह से बजाया है। लोगन पॉल की भी एंट्री होती है। लोगन पॉल की एंट्री क्या हुई, केविन ओवेंस उल्टा चैम्बर में घुस जाते हैं, चैम्बर उन्होंने अंदर से बंद भी कर लिया, तो लोगन पॉल को बहुत बुरी तरह से चैम्बर में दे के मार रहे थे। बॉबी लैशली ने एक स्पीयर लगाया लोगन पॉल के ऊपर चैम्बर में, और वो जो चैम्बर का जो कांच था वो ही टूट गया। मतलब कांच तो नहीं था, प्लास्टिक जैसा था, वो टूट गया था। और भाई बॉबी लैशली ने जिस तरह से लगाया था ना, बहुत परफेक्ट आप कह सकते हो कि बिल्कुल परफेक्ट स्पीयर उन्होंने डिलीवर करी थी, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल लग रहा था। 2 क्लेमोर किक पड़ते हैं बॉबी लैशली को ड्रू मैकिंटायर की तरफ से, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर पिन करके बॉबी लैशली को इस मैच से एलिमिनेट कर देते हैं। रैंडी ऑर्टन की एंट्री होती है सबसे लास्ट में। रैंडी ऑर्टन आके सारे सुपरस्टार पे टूट पड़ते हैं, और रैंडी ऑर्टन का ऐसा लगा जैसे उनकी लोअर बैक में फिर से कोई दिक्कत हो गई, अभी उनकी सर्जरी हुई है, पर जैसे रैंडी ऑर्टन रिएक्ट कर रहे थे देख के लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये सही में इंजरी हो गई है। आई होप कि ज्यादा सीरियस ना हुआ हो कुछ। मैच में एक शॉकिंग मूवमेंट भी आता है जब बॉबी लैशली के जाने के लिए केज खुला हुआ था, बट इसका फायदा उठा के एजे स्टाइल्स अंदर घुस जाते हैं और आके उन्होंने सीधा एले नाइट के ऊपर अटैक कर दिया, और भाई चेयर शॉट की तो बिल्कुल बारिश ही कर दी एले नाइट के ऊपर, और फिर जाते जाते अपना स्टाइल स्प्लैश भी लगा दिया चेयर के ऊपर, जिसके बाद एले नाइट की बिल्कुल हालत खराब हो जाती है। ड्रू मैकिंटायर इसका फायदा उठा के एले नाइट को पिन करके इस मैच से एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद केविन ओवेंस को भी एक आरके पड़ता है रैंडी ऑर्टन की तरफ से, जिसके बाद केविन ओवेंस भी इस मैच में से एलिमिनेट हो जाते हैं। और मैं केविन ओवेंस को थोड़ा लंबा देखना चाहता था, WWE इनको लास्ट तक ले आती तो शायद अच्छा रहता, बट केविन ओवेंस मेरे हिसाब से तो थोड़ा जल्दी एलिमिनेट हो गए इस मैच में। और फिर केविन ओवेंस के जाने के बाद सिर्फ 3 बंदे बचते हैं इस मैच में, लोगन पॉल, रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर। इनमें से कोई एक विनर होने वाला था। लोगन पॉल ने एक सुसाइड डाइव लगाई चैम्बर के ऊपर से ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, और फिर वो अपना ब्रास निकल निकाल लेते, और भाई जहां लोगन पॉल है वहां ब्रास निकल तो वो नहीं है। ब्रास निकाल के लोगन पॉल बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि भाई अब तो मैं ही जीतूंगा ये मैच, बट इतने में आरके पड़ती है पीछे से रैंडी ऑर्टन की तरफ से, जिसके बाद लोगन पॉल इस मैच में से एलिमिनेट हो जाते हैं। और अब ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन के बीच में से कोई एक विनर होने वाला था,
पर रैंडी ऑर्टन की बैक में अभी भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। ड्रू मैकिंटायर भी रैंडी ऑर्टन की बैक को अटैक करना स्टार्ट करते हैं। ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन के बीच में मैच चल रहा होता है। रैंडी ऑर्टन आरकेओ लगाने के लिए तैयार होते हैं लास्ट में ड्रू मैकिंटायर को, बट इतने में लोगन पॉल की तरफ से वन लकी पंच पड़ जाता है जो कि ब्रास निकल पहन के लगाया था उन्होंने, जिसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन उठते नहीं और इस मैच में जो विक्ट्री है वो ड्रू मैकिंटायर ले आते हैं। मतलब एक फ्री की विक्ट्री मिल गई ड्रू मैकिंटायर को। और अब ड्रू मैकिंटायर रेसलमेनिया 40 के अंदर सेथ रॉलिंस को चैलेंज करने वाला है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियसली इस मैच में ड्रू मैकिंटायर ही जीतने वाला है। तो एक काफी कमाल का मैच डिलीवर करने के बाद इस मैच में जो विक्ट्री है वो ड्रू मैकिंटायर ले आते हैं। अब ड्रू मैकिंटायर फेस करने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर सेथ रॉलिंस। इसके बाद गाइस आता है हमारा शो का मेन इवेंट, रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और इस मैच को मेन इवेंट में रखवाने का सिंपल सा रीजन सिर्फ इतना था क्योंकि रिया रिप्ली का ये होम कंट्री थी, इसी वजह से इस मैच ने शो को मेन इवेंट किया, वरना मेंस एलिमिनेशन चैंबर मैच ही शो को मेन इवेंट करने वाला था। मैच स्टार्ट होता है, मैच की स्टार्टिंग से नाया जैक्स ने इस मैच में कंट्रोल ले रखा था। भाई नाया जैक्स ने इतनी ज्यादा डोमिनेशन इस मैच में दिखाई है और आई थिंक नाया जैक्स के कैरियर का तो भाई बेस्ट परफॉर्मेंस इस मैच में थी। रिया रिप्ली की तो भाई इस मैच में बहुत ही बुरी हालत थी, पूरे मैच में उनकी पिटाई हुई। डोमिनेशन जो थी वो सिर्फ नाया जैक्स की थी। रिया रिप्ली को टेबल पे पटका गया, टेबल उनके ऊपर तोड़ी गई। नाया जैक्स ने बिल्कुल बहुत बुरी तरह से रिया रिप्ली को इस मैच में बजाया, स्प्लैश लगाया, अपने एल्बो ड्रॉप भी लगाई रिया रिप्ली के ऊपर। बट इस मैच में जैसे तैसे करके विक्ट्री जो है वो रिया रिप्ली ले जाते, क्योंकि ऑब्वियसली उनका होम कंट्री थी तो उनको वैसे भी नहीं हारते हुए दिखा सकते थे। और डब्ल्यूडब्ल्यू के रेसलमेनिया 40 के अंदर रिया रिप्ली को ले जाने का एज अ चैंपियन प्लान है, तो इस मैच में तो रिया रिप्ली वैसे भी नहीं हार सकती थी। उन्होंने अपनी चैंपियनशिप तो रिटेन कर ली, बट इस मैच में जो डोमिनेशन थी भाई वो नाया जैक्स थी। और आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू नाया जैक्स के साथ काफी अच्छा काम कर रही है। अगर उनको वो आगे ऐसी और डोमिनेटिव बुकिंग देती है तो भाई मेरे ख्याल से नाया जैक्स के करियर के लिए और ज्यादा अच्छा होगा। बट फिलहाल रिया रिप्ली की विक्ट्री के साथ ये शो हो जाता है यहीं पर खत्म, जो कि मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही माइंड ब्लोइंग बुक किया था। बाकी आपको कैसा लगा शो कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल ये वीडियो करते हैं खत्म, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।